कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी अवमानना। दोस्तों, रीता कुमारी जी हिंदी साहित्य में सक्रिय हैं। विशेषकर महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों और कहानियों पर लिखती हैं। इनकी कहानियों का जुड़ाव हमेशा जिंदगी से रहा है। इनकी ज्यादातर कहानियों में नारी मन के मर्म स्पर्शी दास्तान का चित्रण रहता है। आज सुमित्रा देवी बेहद खुश थीं। खुश भी क्यों न होती जब बात उनकी श्यामली सलोनी इकलौती बेटी जया की शादी की थी। लड़के वाले आज उसे देखने आ रहे थे। कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी को इस शादी के लिए तैयार किया था, वरना अपनी पढ़ाई के अलावे उसे कुछ सोचता ही नहीं था। इस उम्र में जहां लड़कियां अपनी शादी को लेकर तरह तरह के सपने बुनती हैं, वहीं जया कभी गणित के कठिन सवाल हल करने में व्यस्त रहती तो कभी फिजिक्स के दुरूह सवाल में उलझी रहती। सोचते ही नहीं कि एक माँ के लिए अपनी बेटी को दुल्हन बने देखना उसे कितना सुकून देता है। सुबह से ही सुमित्रा देवी मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई थीं। पर सुबह से इतनी ढेर सारी तैयारियों के बाद सुमित्रा जी को तब गहरा आघात लगा जब लड़के के माता पिता ने उनकी बेटी जया के बदले जया से छोटी गोरी चिट्टी उसकी ममेरी बहन निशा को, जो वहां पर सबके आदर सत्कार में लगी हुई थी, अपने बेटे मयंक के लिए पसंद कर लिया। अचानक उनके ऐसे प्रस्ताव सुन सुमित्रा देवी को लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया उनके कलेजे में उतार दिया हो। अपनी आंतरिक पीड़ा से तिलमिला उठी। उनकी इतनी सुयोग्य, सुशील, मेघावी और तीखे नैन नक्श वाली बेटी को सिर्फ उसके दबे हुए रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके सारे गुणों पर सिर्फ श्याम वर्णी होना भारी पड़ गया। न चाहते हुए भी उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। इस तरह के अवांछनीय और घृष्ट प्रस्ताव से जया के पिता कैलाश बाबू भी कम आहत नहीं थे। फिर भी उन्होंने लड़के के पिता विभूति बाबू को समझाने का बहुत प्रयास किया कि रंग से ज्यादा महत्व गुण का होता है। पर उनके सभी कोशिशों पर तब पानी फिर गया जब विभूति बाबू के बदले उनकी पत्नी रंजना जी ने जवाब दिया, भाई साहब, मेरा तो एक ही बेटा है जिसे मैंने न जाने कितने ही मंदिरों के चौखटों पर नाक रगड़ कर पाया है। अपने इस गोरे सुदर्शन पुत्र के लिए मैं लड़की के रंग से समझौता नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो बस अपने बेटे के लिए निशा जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की ही चाहिए। मैंने तो अपने मन की बातें स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रख दी है। अब फैसला आप लोगों को करना है। जवाब देने के लिए वे लोग 2 दिनों का समय देकर चले गए और पीछे छोड़ गए एक निस्तब्ध सन्नाटा और उसमें डूबते उतराते घर के लोगों को। कैलाश जी का मन कर रहा था वह उन लोगों से चीख चीख कर कहें कि मैंने भी बेटी को कूड़ेदान से नहीं उठाया है। जितना मूल्यवान आप लोगों के लिए आपका बेटा है, उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरी बेटी प्यारी है, वरना मैं आप लोगों के सामने यूं न गिड़गिड़ाता। वैसे निशा भी सुमित्रा देवी के लिए सगी बेटी से कम नहीं थी। कभी अपने छोटे भाई सुधीर की डगमगाती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके 3 बेटियों में से सबसे बड़ी निशा को अपने पास रखकर पढ़ाने के लिए पटना ले आई थी, जो उनकी जया से 2 साल छोटी थी। चुलबुली और बेहद खूबसूरत निशा ने उनका ऐसा मन मोह लिया कि उन्होंने कभी निशा को वापस उसके माँ बाप के पास लौटकर जाने ही नहीं दिया। दोनों बेटियों को साथ लेकर अपने मायके गया जाती और फिर साथ ही लेकर आ जाती। एक ही घर और वातावरण में पलने बढ़ने के बावजूद भी दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जया धीर गंभीर शांत स्वभाव की लड़की थी। हमेशा इसी कोशिश में रहती कि उसका एक भी नंबर न कटे। वहीं निशा चंचल और चुलबुली लड़की थी, जिसका पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लगता। किसी तरह खींचतान के पास होने भर नंबर ले आती थी। जया जब भी उसके पढ़ने के लिए डांटती, उसका एक ही उत्तर होता, छोड़ो न दी, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। मेरा सौंदर्य ही मेरा परिचय है, मेरी योग्यता है। मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी इसलिए कर रही हूँ
कि किसी तरह बीए कर लूं, फिर मेरी गिनती भी पढ़े लिखे लोगों में होने लगे और मेरी शादी हो जाए। मुस्कुराओ मत, बस मुझे बीए करने दो। फिर तुम देखना, एक दिन कोई मूर्ख डॉक्टर या इंजीनियर मेरे रूप जाल में फंसकर मुझसे ब्याह कर लेगा। फिर तो दी वह कमाएगा और मैं खर्च करूंगी। तभी सुमित्रा देवी कहती, तू कल्पना के घोड़ा दौड़ाने के बदले पढ़ाई कर, पढ़ाई, वही काम आएगा। वह तुनक उठती, क्या बुआ, तुम भी दी की तरह लेक्चर देने लगती हो। जाने कैसे उसके मन की बातें सच हो गईं कि मात्र 21 वर्ष की उम्र में घर बैठे ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत इंजीनियर लड़का, माता पिता खुद चलकर निशा का हाथ मांग रहे थे। माँ पापा को बुरी तरह आहत देख जया अपने अपमान की वेदना को भुलाकर सूझबूझ से काम लेते हुए अपने पापा से बोली, पापा, एक लड़के के शादी से इनकार कर देने से ऐसी कोई कयामत तो नहीं आ गई मेरी जिंदगी में जो आप लोग इतने दुखी हैं। जिंदगी में शादी के अलावे भी बहुत कुछ करने को है। मैं तो आप लोगों की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हुई थी, वरना मैं तो अभी भी अपनी पढ़ाई को शादी से ज्यादा महत्व देती हूँ और एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरी आत्मिक शक्ति ने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि मैं अवश्य अपना मंजिल पा लूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें और आज से, बल्कि अभी से मेरे लिए वर तलाशना बंद कर दें। जया के इतना सब कुछ कहने से बेवजह का तनाव थोड़ा कम हुआ तो एक गहरी सांस के साथ कैलाश बाबू बोले, मुझे उन लोगों के इस इनकार से ज्यादा उनकी यह घृष्टता खल रही है कि मेरी बड़ी लड़की को रिजेक्ट कर उसी की छोटी बहन से शादी की बात कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि तुम पर क्या गुजरेगी। उससे भी ज्यादा आश्चर्य तो मुझे यह देखकर हो रहा है कि कुछ अपने ही लोग इस प्रस्ताव को मान लेने को तैयार बैठे हैं। उन्हें तुम्हारी मनोवेदना का भी ख्याल नहीं है। इस शादी के टूटने से मेरे मन में कोई मलाल नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि निशा के पति के रूप में उससे आमना सामना होने पर मुझे दुख होगा, जब मेरा मन कभी भी मयंक से जुड़ा ही नहीं है और न मेरे मन में उससे शादी की कोई कामना थी। फिर मुझे उसे देखकर मनोवेदना क्यों होगी? अगर निशा से उसकी शादी नहीं भी हुई तो यह दुनिया इतनी छोटी है कि कहीं ना कहीं उससे मेरी मुलाकात हो ही जाएगी। इसलिए मन से सारे कलेश मिटाकर आप सब लोग मिलकर खुशी खुशी निशा की शादी मयंक के साथ करवा दीजिए। निशा को अच्छा घर वर मिल जाए, इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। फिर कैलाश बाबू के एक विवश स्वीकृति के साथ निशा की शादी की सारी बाध्यता समाप्त हो गई और धूमधाम से निशा की शादी की तैयारियां घर में शुरू कर दी गई। घर के सभी लोगों के सहयोग से उसकी शादी अच्छे ढंग से मयंक के साथ संपन्न हो गई। इस शादी से निशा बेहद खुश तो थी ही, साथ ही एक कुटिल अहंकार भी उसके मन में घर कर गया था कि उसके सौंदर्य के सामने जया दी की उच्च शिक्षा और फूफा जी की अकूत संपत्ति सब धरी की धरी रह गई और वह उन सारे सुखों की हकदार बनी जिसे शायद जया दी अपने जीवन में कभी नहीं पा सकेंगी। अपने सुख के आगे न उसे बुआ का प्यार याद आ रहा, न जया दी की उदारता। निशा की शादी के बाद अपनी शादी की बातों को तिलांजलि दे बेफिक्र हो जया ने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। उधर निशा भी अपनी सुव्यवस्थित घर गृहस्थी में खुश थी। 2 वर्षों में ही 2 फूल जैसे बेटा और बेटी की जोड़ी आ गई। घर में सभी तरह के आधुनिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। फिर भी कुछ ही दिनों बाद ही घर की बढ़ती जिम्मेदारियों से निशा पस्त सी हो चली थी। मातृत्व की गरिमा से उसका घर में मान सम्मान जरूर बढ़ा था, पर उसकी सुंदरता को धो पोंछ कर बहाने लगा था। उसका सुंदर चेहरा रूखा और बेजान पड़ने लगा और सांचे में ढला उसका बदन भी बेडौल होने लगा था, जिसके साथ ही पति की निरंकुशता और रौब बढ़ने लगा था। गलत हो या सही, हमेशा सास और पति की बातें ही उस घर में चलती थीं। उसकी इच्छा और अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती थी। घर में संस्कारों और परंपराओं के नाम पर बने नियमों और परिवार के दकियानूसी विचार धाराएं उसे बंधन से जकड़ने लगे थे। धीरे धीरे शादी से उसका मोह भंग होने लगा। अब घर में मिलने वाली सुविधाएं उसे खलने लगी थी, जिसके लिए उसकी जिंदगी गुलामों सी हो गई थी। खुद अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए उसका मन छटपटा उठता था
काश समय रहते उसने अपने करियर पर ध्यान दिया होता तो आज मोहताजों की तरह नहीं जी रही होती। वहीं जया ऊंचे मुकाम हासिल करके एक आईएएस अधिकारी बन गई थी। जीवन में मिली इतनी बड़ी सफलता ने जया के मन से रंग को लेकर पनपेहीन भावना को जड़ से समाप्त कर दिया था। आईएएस की ट्रेनिंग ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। बढ़ते आत्मविश्वास ने उसके व्यक्तित्व को एक आकर्षक आयाम दिया था। आत्मविश्वास से भरा चेहरा और उसका सौम्य शिष्ट व्यवहार किसी को भी सरलता से आकर्षित कर लेता था। जया के रौबीले व्यक्तित्व के सामने निशा की सुंदरता फीकी पड़ने लगी थी, जिससे उसके मन में कुटिल ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होने लगा था। निशा को लगता जया के चेहरे के तेज के सामने उसका सौंदर्य अपनी चुंबकीय शक्ति खोता जा रहा था। कभी उसकी सुंदरता पर निबद्ध हो जाने वाली उसके पति की आंखें भी उससे ज्यादा जया के व्यक्तित्व से प्रभावित रहती। हद तो तब हो गई जब निशा को अपने पति के चेहरे पर जया को खो देने का दर्द भी साफ दिखने लगा। उसकी जया दी ने बिना किसी हथियार के ही उसे हरा दिया था। इस पराजय के आघात को सहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, जिससे उसकी कुटिलता नीम चढ़े करेले की तरह प्रखर हो उठी थी। एक पारिवारिक उत्सव में जब घर के सभी रिश्तेदार मौजूद थे, सबके सामने निशा अपनी बुआ से बोली, क्या बात है बुआ, दी को मिले अनपेक्षित सफलता के सुख में गोता लगाते हुए आप यह भूल ही गई हैं कि आपको उनकी शादी भी करनी है। अभी तक आपने जया दी की शादी कहीं पक्की नहीं की है। अब तो उनकी ट्रेनिंग भी समाप्त हो गई है। क्या उनके दबे रंग के कारण परेशानी हो रही है? निशा जानबूझकर दी पर जोर डाल रही थी, साथ ही अपनी शादी की उस विस्मृत यादों को भी सभी को याद करने पर बाध्य कर रही थी, जहां उसकी जीत दर्ज थी। निशा की कुटिल सोच को समझने में सुमित्रा जी को देर नहीं लगी। पहली बात, उसकी सफलता अनपेक्षित नहीं अपेक्षित थी। दूसरी बात, अपनी दी की शादी की तू चिंता मत कर। जया के लिए शुरू से ही शादी कोई बड़ा मसला नहीं रहा। जल्द ही उसकी शादी भी हो जाएगी। एक बात और, मैं आज घर के सभी सदस्यों के सामने मयंक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके अवमानना के दंश ने जया में इतनी आत्मशक्ति भरी कि जिसके कारण मुझे इतने अच्छे दिन देखने को मिले। उन्होंने उस दिन जया को ठुकराया नहीं होता तो आज वह आईएएस ऑफिसर बनने के बदले तुम्हारी तरह ही पति के निरंकुश स्वेच्छाचारी अनुशासन में एक घुटन भरी एहसानों से लदा जिंदगी जी रही होती। मैं मानती हूँ कि हर लड़की आईएएस नहीं बन सकती, पर ठान ले तो अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर दुनिया में स्वाभिमान और सम्मान से जी सकती है। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। आखिर कब तक औरतों के मानवीय गुणों और शैक्षणिक योग्यता के बदले उसकी सुंदरता को ही उसकी योग्यता का मापदंड माना जाता रहेगा? परिस्थितियां उस दिन बदलेंगी जिस दिन लड़कियां अपना सम्मान करना खुद सीख जाएंगी। तब समाज में उनका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। निशा अभी कुछ जवाब देती उसके पहले वहां जया आ गई थी। साथ में एक काफी स्मार्ट और सुदर्शन लड़का कुणाल भी था। दोनों के वहां आने मात्र से जैसे उत्सव की शान बढ़ गई। घर के कई सदस्य उन दोनों के स्वागत के लिए तेजी से आगे बढ़े। आसपास से दबी दबी आवाज भी सुनाई दे रही थी, बेटी हो तो जया जैसी, जिसने अपने माता पिता के साथ साथ हम सबों को भी गौरवान्वित कर दिया। इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद भी कितनी सरल और शिष्ट है। घमंड तो जैसे छू भी नहीं गया है। थोड़ी देर बाद जब सुमित्रा जी स्टेज पर जया और कुणाल के साथ दूल्हा दुल्हन को बधाई देने पहुंची, वहीं खड़े लड़के से माइक लेकर उन्होंने घोषणा की, आज मुझे आप सबों को यह बताते हुए बेहद खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं अपनी बेटी जया की शादी कुणाल के साथ करने जा रही हूँ, जो खुद एक आईएएस अधिकारी है। जल्द ही इस विवाह का निमंत्रण सबों के घर पहुंच जाएगा। सुमित्रा देवी के इस घोषणा के साथ ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी भीड़ में सबसे आगे खड़ा मयंक मंत्रमुग्ध दृष्टि से अपनी नादानी से खो दिए उस रत्न को निहार रहा था, जिसे देख निशा का चेहरा क्रोध और अपमान से काला पड़ गया था। वहीं जया का बुद्धि प्रदीप्त चेहरा, चौड़े ललाट पर छोटी सी बिंदी उसके व्यक्तित्व को अलग गरिमा प्रदान कर रहा था।
अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी अवमानना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।